अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आने वाला हफ्ता जेआईटी के सामने पेशियों से बड़ा भरपूर आने वाला है और दूसरी तरफ जेआईटी के हवाले से जो इल्जामात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका सिलसिला भी थमा नहीं, बदस्तूर जारी है। अब इन पेशियों पर जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, एक तो मरीम नवाज को जो समन मिले हैं उस पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बड़े नाला नजर आते हैं, मगर जब हम मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल देखते हैं जो पहले से शुरू हो चुका है, उसमें हमें एक बड़ी वैरायटी नजर आती है और ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है या जो वो बयान करना चाहते हैं कि उनका जो तफ्तीशी तरीक़ाकार पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस वजह से हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी नंबर ऑफ रीजंस जो है वो नजर आते हैं। मैं जरा आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि अभी तक इस मामले की जो तफ्तीशी तरीक़ाकार पर जो एतराज़ात हैं उसकी वजूहात क्या क्या दी गई हैं। जरा सुने मियां साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था। ये क्या एहतसाब है भाई, ये तो मजाक है, ऑनेस्टली मजाक है। ये पाकिस्तान का वक्त जाया किया जा रहा है, हमारा वक्त जाया किया जा रहा है, हम तवज्जो जो है किसी और तरफ मरकूज की जा रही। अब जरा देखें कैप्टन सफदर साहब क्या कहते हैं। मेरे लीडर नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस है, जो चाहता है कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालूं, बेरोजगारी खत्म करूं, इसके निजाम में तब्दीली लेके आऊं, ये पानामा साजिश केस, ये तमाम नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। अब जरा तलाल चौधरी साहब जो कि रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, उनकी सुनिए जरा, वो इस सारी चीज के पीछे जो है वो क्या देखते हैं। पहले उसे सजा मिली एटमी धमाके की, वो जलावतन हुआ, अब उसने मुआशी धमाका किया सीपेक की सूरत में। हमें पता है कि इसकी प्राइस भी हमें पे करनी चाहिए। अगर कोई बहाना बनाकर सजा देनी है तो बहाने ना बनाए, हमें सीधी तरह वजह बताकर सजा दें। अब जरा हनीफ अब्बासी साहब की जरा सुन लीजिए कि उनको क्या लगता है पनामा केस का ताल्लुक कहां है। अगर मियां नवाज शरीफ की जात को नुकसान पहुंचता है, जात से मुराद अगर उनको किसी तरीके से उनको डिफेम किया जाता है, उनको किसी तरीके से टॉपल करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान की जो तरक्की, जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, वो भी रुकेगी। जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है वो भी रुकेगी, और पाकिस्तान दुनिया के ऊपर जो इसका एक मुकाम बना हुआ है वो भी नीचे आएगा। अब ख्वाजा साद रफीक साहब वफाकी वजीर हैं रेलवे के, उन्होंने भी आज इस हवाले से सोशल मीडिया पर ट्वीट उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये एटमी धमाके करने की जो है वो सजा दी जा रही है और इस सारे मामले का ताल्लुक उन्हें भी जो है वो सीपेक से नजर है। आखिर ये इतना कंफ्यूज्ड बयानिया क्यों है, इस पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। दूसरा, मरीम नवाज की जो पेशी है, इस पेशी के हवाले से ये पेशी बहुत अहम है। अभी ये वाजे नहीं है कि उनकी ये पेशी बतौर गवाह है या बतौर मुलजिम, मगर मुमकिन तौर पर जो उनसे सवालात किए जा सकते हैं वो तीन हवालों से किए जा सकते हैं। एक तो उनसे पूछा जा सकता है नेल्सन और नेस्कॉल के हवाले से और जो उनके जराए आमदन है उस हवाले से। दूसरा, मीडिया जो कैंपेन है उस हवाले से जो है वो सवालात, मुस्लिम लीग नून की जो मीडिया कैंपेन है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जेआईटी का बड़ा फोकस रहा है। उन्होंने एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी जमा कराई थी। फिर सोशल मीडिया पर जो जेआईटी के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, जो जेआईटी के खिलाफ बातें की जा रही, तासुर यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया सेल को जो चलाने वाले हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पर मरीम नवाज साहिबा का ही किरदार है। फिर तीसरा हवाला जहां उनसे सवालात हो सकते हैं वो है कैप्टन सफदर से, जो उनकी जो पेशी हुई उसके बाद जराए आमदन के हवाले से जो हल तलब मामलात हैं या जो सवालात जिनके जवाब वहां पर जेआईटी को नहीं मिले, वो सवालात भी मरीम नवाज साहिबा से पूछे जा सकते हैं। अब ये बड़ा अहम मामला है और क्योंकि जब फैसला आया था तो उस वक्त तासुर यह था कि जैसे मरीम नवाज साहिबा को जो क्लीन चिट मिल गई, बल्कि अदालत ने भी यही कहा था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 है उसके जेरे कफालत होने का जो मामला है वो तय नहीं पाता सिर्फ और सिर्फ तहाइफ की बुनियाद पर। तो ये तासुर यह था कि जैसे मरीम नवाज साहिबा का जो है वो बिल्कुल इस मामले से जो है वो उनको जो है वो क्लीन चिट दे दी गई है, मगर जेआईटी ऐसा लगता है कि इस पेशी के बाद अब ये समझ रही है कि ऐसा नहीं है। इस सारे मामले में और जो 13 सवालात हैं उसमें कहीं ना कहीं पर मरीम नवाज साहिबा का किरदार भी जरूर है। इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले प्रोग्राम में
जो बात होगी वो रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के बारे में होगी। उनकी आज एक वीडियो मंजर आम पर आई और जरा पहले वो वीडियो देखिए कि वीडियो में उन्होंने क्या बातें की। मुझे थैले में रखा है, बिच्छू है वहाँ पे, और वहाँ पे आप देख लें चूहे मैंने खाए हैं। रात में 6 दिन से भूख रहा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत को 2 अलगुजे है मेरे एहतजाज कौमी असम्बली ने सब ने किया। नवाज शरीफ साहब, आपको अपना वक्त याद है, मेरी बहन को तीसरे स्टेज पे कैंसर है, वालदा बीमार पड़ी है। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहते जमहूरी दौर है, ये मुशर्रफ दौर में नहीं है। सो मोटो ले मुझे बुलाए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं गरीब एक पहलदार का बेटा हूँ, मैं जगीरदारों के खिलाफ खड़ा हूँ, मुझे घसीट घसीट के मार रहे हैं। ये जमशेद दस्ती साहब की गुफ्तगू थी जो कि उन्होंने जेल मुंतकली के वक्त की, और आप सबको मालूम है कि वो पानी चोरी के मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार हुए थे उस इल्ज़ाम में, और उसके बाद उन पर और भी मुकदमा जो है वो सामने आ गए थे। मगर अभी ये जो उनका बयान आया इस पर जो है वो राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून पंजाब उन्होंने भी नोटिस ले लिया, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आपसे कुछ देर पहले की इतला उन्होंने भी नोटिस ले लिया। इन दोनों मामला पर बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शैला रजा साहबा कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। शैला साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल भी हमें ज्वाइन करें। मगर गुफ्तगू का आगाज जैसे मैंने कहा हम जमशेद दस्ती वाले मामले से करेंगे। मियाँ साहब, आपके कोलीग भी हैं, ये जो आज उनकी वीडियो है ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, अगर जो कुछ जमशेद दस्ती ने कहा है किस तरह से देखते हैं बहैसियत रुकन पार्लियामेंट जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी और फिर उनका ये सब कुछ कहना? नहीं, देखें, कोई रुकन असम्बली हो या आम कोई बंदा हो, अगर कोई जुर्म करता है तो जाहिर है उस पर उसको गिरफ्तार तो किया जाएगा, ये अदारों का इख्तियार है, और मैं समझता हूँ कि कानून की पासदारी सबको करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता आज जो गुफ्तगू सुनी है, जो बातें की जा रही हैं, जो भी आपने बताया भी, तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई ये हक हासिल नहीं है कि कोई कानून को हाथ मिले। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो अदालतें जाने, अदालतों का काम जाने, ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, कानून को हाथ में लेना या उन पर मुकदमा या उनकी गिरफ्तारी से बड़ा इशू ये है कि जो उन्होंने बातें की है तशद्दुद के हवाले से, मैं यही और उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की इमा पर ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बात उनकी गलत है। किसी तस्दीक के बगैर, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, ये उसका खैर पुराना जमशेद दस्ती का एक वतीरा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जमशेद दस्ती हो या कोई और हो, उस पर अगर इस तरह तशद्दुद हो और वो कहे कि किसी अदारे ने या किसी शख्स ने मेरे पे तशद्दुद किया है, तो वो काबिल गिरफ्त है। किसी तौर पर भी नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून की इमा पर ये सब कुछ किया जा रहा है? सवाल वही था, तशद्दुद वाला। यार मैं समझता हूँ कि इस पे तशद्दुद मुस्लिम लीग नून को करवाने का फ़ायदा, अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने तशद्दुद किया तो उसका नाम ले, किसी इदारे के शख्स ने किया तो उसका भी नाम लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, फिर कि जो इसने इल्ज़ाम लगाया है वो दुरुस्त है या गलत है, तो उस कमेटी की रिपोर्ट आएंगे। हो सकता है कि उनके जो इल्जामात हैं वो ठीक ना हो, मुमकिन है। मुमकिन, ये जरूरी तो नहीं है कि दस्ती साहब जो कर रहे होंगे वो ठीक ही होगा, लेकिन अगर दुरुस्त है तो जिसने किया वो नाकाबिले माफी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शैले साहब आप साथ मौजूद हैं? जी जी। अच्छा शैले साहब, आप इस मामले, क्योंकि खुद आप जो है वो डिप्टी स्पीकर हैं, तो ये मामला आपके भी इल्म में होगा, और किस तरह से देखते हैं? क्या अब आज ये जो गुफ्तगू आपने भी अभी सुनी जमशेद दस्ती की, क्या आपको भी लगता है वाकई मुस्लिम लीग हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की इमा पर ये सब कुछ किया जा रहा हो? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 90 में, इसका शिकार हो चुकी हूँ कि हमें किस तरह गिरफ्तार किया गया था और तशद्दुद किया गया था, और पुलिस को क्या ऑर्डर था और जजेस को क्या ऑर्डर थे। तो मियां नवाज शरीफ से सब कुछ मुमकिन है इनके दौर में। सानिया मॉडल टाउन इतना पुराना तो नहीं है, और कहें तो और बातें आपको ये लगता है कि अच्छा
अच्छा, मगर आपको लगता है कि इस पे फिर क्या इस पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है एक तो उन्होंने मूव किया था पीटीआई वालों ने और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने कि इनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो जारी किए जाए, मगर वो भी नहीं हुए फिर बाद में। वो तो जारी करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब की बिठाई हुई कमेटी की तो वही हाल होगा जो बाकर नशवी की रिपोर्ट का हुआ था। तो बड़ा बस अफसोस यही है कि क्या किया जाए। अच्छा अच्छा, मैं रहमान साहब, मैं एक शैला बीबी की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आपने कहा कि मॉडल टाउन वाला वाकया, तो अगर इस तरह मैं गनवाऊंगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उसके भाई का कत्ल हो गया था और किन के हाथों कत्ल, हमने तो एक कमेटी बनाई ना, उसमें तो कमेटी भी नहीं बनाई गई। अच्छा चले, मेरा ख्याल है लेट्स स्टिक टू जमशेद दस्ती वाला जो मामला है। अली, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? बादामी बाग, गोजरा और वो जो जिंदा जल गए थे क्रिश्चियन, उन पे भी कुछ समझ सामने नहीं आया। उनके भाई का मर्डर कोई मुकामी उस पे तो नहीं था ना, उस पे तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर था जो हुआ, और सब जानते हैं कि इस तरह के मर्डर्स की फिर कोई वजह नहीं मिलती है। मेरा ख्याल है जमशेद दस्ती वाले मामले पर बात हो रही है। शैले साहब एक मिनट अब दीजिएगा जरा। हाँ, मैं अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अली, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या एक तो मियां साहब ने जो कुछ कहा, मियां साहब ने कहा कि हो सकता है ये इल्जामात भी गलत हो, आपके क्योंकि कॉलीग हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, अपोजिशन में हमने देखा जो एहतजाज होते थे उसमें वो बड़ा जोरों शोर से शिरकत करते थे। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून वाकई यहाँ पर कोई इंतकाम ले रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया रहमान नज़र साहब। आज जमशेद दस्ती साहब की वीडियो भी देखी और उससे पहले भी इस सेशन के दौरान भी हमने इस पे बात की और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया में भी मैंने इस पे बात की है, तहरीक इंसाफ ने भी इस पे बात की है कि जो जमशेद दस्ती साहब हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा कमजोर आदमी पे कानून का बस चलता है। जमशेद दस्ती पे इल्जाम ये लगाया गया कि वो पानी चोरी कर रहे थे सिंध का, ये स्पीकर अयाज सादिक साहब ने बात की। फिर जब वो फैक्ट फाइंडिंग हुई, जब वो बात मीडिया वालों ने चेक की, तो वो तो पानी सिरे से सिंध का था ही, मुजफ्फरगढ़ के उन एरियाज का था जहां हारी और किसान छोटे जमींदार हैं, जो बड़े जागीरदार नहीं, छोटे जमींदारों के पानी का मसला था। और जमशेद दस्ती साहब का तो अपना हजारों एकड़ जमीन भी नहीं, अपनी तो उनकी मुझे नहीं पता, थोड़ी सी भी शायद ना हो, गरीब आदमी है। वो कहते हैं मैं बेलदार का बेटा हूँ। तो वो पानी उन्होंने छोड़ा किसानों का मसला हल करने के लिए। बाज़ औक़ात एक सियासी रहनुमा को लोगों के मसले हल करने के लिए एक ऐसा कोई छोटा मोटा स्टेप लेना पड़ता है। सिंध का उन्होंने पानी नहीं रोका था। फिर अयाज सादिक साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए असेंबली के पुरजोर एहतजाज पे, लेकिन अपने उसको इम्प्लीमेंट ना करवा सके। ये अगर हमारे सेनेट के चेयरमैन होते तो वो अपना जाहिर है, वो सेनेट के मेंबर को इस तरह ना रहने देते। वो रबानी साहब लाजमन उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे, ये कैसे प्रोडक्शन ऑर्डर है जिन पे अमल ही ना हो सका? तो मैं समझता हूँ बायस शर्म था कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए, साहब के लिए, कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल तो करवाने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि क्या जमशेद दस्ती साहब कोई दहशतगर्द है, कोई मुल्क दुश्मन है? दोस्तों की पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि रमजान में पकड़ के अभी तक वो उनको हैंड कप है। एक तरफ आप शोर मचाते हैं हुसैन साहब के, हुसैन नवाज साहब के, तो हुसैन नवाज साहब के साथ बहुत जुल्म हो गया, उनको इसी कमरे में बैठा के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी के बच्चे के साथ ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं मुझ पर बिच्छी छोड़े जा रहे हैं, मुझ पर सांप छोड़े जा रहे हैं। और वो तो आपको इस सारे मामले के पीछे अली सियासत नजर आ रही है? आप ये समझ रहे हैं कि सारा ये सियासी मामला है? पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हैं। नून लीग, शहबाज शरीफ मियां साहब जो हैं, उनको सिर्फ सबक सिखा रहे हैं कि आपने कौमी असेंबली में हमारे खिलाफ एहतजाज किया, अपनी गो नवाज गो के नारे लगाए, तो आप गरीब आदमी, आपकी जरूरत कैसे हुई? मैं समझता हूँ उस पर बैठ के हंस भी रहे होंगे। और जो जमशेद दस्ती साहब ने बात की है वो सिंपल बात की है। वो क्या कह रहा है? वही नहीं कह रहा मुझे जो है आप जो है बरी कर दो फलां को। वो कहता है सो मोटो नोटिस लो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लाहौर के जज साहबान को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट नोटिस लो, मेरे मामलात की इन्वेस्टिगेट करो। देखें, अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो आप बिल्कुल वो मुकदमा अलग है, मगर पहले तो जो तशद्दुद वाला मामला है एटलीस्ट ये सेटल होना चाहिए। मगर ये अच्छी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जरा नोटिस ले लिया। मुझे लिए एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो हम चाहेंगे जरा JIT वाला जो मामला है इस पर हम बात करें। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं JIT के तफ्तीशी तरीक़ाकार पर, क्या उनमें वजन है? इस पर अब प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादर साहब, ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं चाहता हूँ जरा प्रोग्राम के इस डिस्कशन के आगाज में उसी पर आपकी राय हम जान लें। ये मामला आपको जाता हुआ किस तरफ दिखाई दे रहा है? जब ये डेडलाइन खत्म होगी 10 जुलाई वाली जो हम डेडलाइन दे रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, क्या JIT जो है वो अपनी रिपोर्ट अदालत में देगी और फिर कोई अदालत खुद से फैसला करेगी, या फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब 10 जुलाई की डेडलाइन आएगी उसके बाद क्या होगा? जी, इसके दो पहलू हैं सारे केस के। एक तो वो आंसर है कि जो क्रिमिनलिटी का है कि आया मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान में से किसी ने या उन्होंने मिल कर के कोई बदउनवानी की है या नहीं की, या किसी बदउनवानी के मुर्तकब हुए हैं कि नहीं हुए। और दूसरी डायमेंशन इसकी ये है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं अदालत के सामने या कौम के सामने या कौमी असम्बली में जिससे कि अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे या उन्होंने कोई गलत बयानी की है। ये दो इश्यूज़ हैं। इन दोनों इश्यूज़ को जो 3 जज साहबान थे जिन्होंने के फैसला किया जिसके तहत JIT बनी, उन जज साहबान ने इन इश्यूज़ को थोड़ा सा इंटरमिंगल कर दिया और उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा है कि हम JIT की रिपोर्ट के बाद इस चीज़ का तयन करेंगे कि कोई इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की जो शिक है वो अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती, और आया उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने कहा हम पीरियोडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए उसके दौरान भी कोई ऑर्डर कर सकते हैं। तो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स 3 आ चुकी हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं आखिरी आनी है। उस ऑर्डर के तहत तो वो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के दौरान भी डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को देख सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मामले को नहीं देखा। अब 10 तारीख के बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच जिसका नाम दिया गया है, इनको ये एस्पेक्ट्स जो हैं दोनों देखने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक बदउनवानी का, क्रिमिनलिटी का ताल्लुक है, वो तो ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रोसिक्यूशन भी नहीं कर सकती खुद, तो वो तो लामहला उनको वो मामला जो है ट्रायल पर भेजना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं ये 2 मामले और इन दोनों के हवाले से जो है वो कोर्ट जो है वो इन दोनों को कंसिडर करेगी। मियां साहब, मरियम नवाज को जो समन मिला है इस पर एक बड़ा सडन आउटबर्स्ट देख रहे हैं हम जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का। क्या वाकई तवक्को नहीं थे कर रहे आप लोग कि मरियम नवाज को भी बुला लिया जाएगा JIT में? देखिए रहमान अजहर साहब, बात यह है, अभी इरफान कादर साहब जो बात कर रहे थे, मैं पूरा इत्फाक करता हूँ उससे कि 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं कि अगर कोई किक बैक्स लिया है, कोई अगर करप्शन किया है, अगर कोई बेज़ाब्तगी की है, तो एक तो वो था कि उसको सामने लाया जाता, और यही कहा गया था कि पनामा पेपर के हवाले से कि करप्शन का पैसा, बेज़ाब्तगी, ये वो सारा, वो चीजें तो सामने आई नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं उनका ये कहना था 2 मामले, एक करप्शन का और एक डिस्क्वालिफिकेशन का। मैं अर्ज करता हूँ ना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब JIT के सामने पेश हुए तो उन्होंने सवाल JIT के मेंबरान से यही किया था कि कोई मैंने करप्शन किया है, कोई बेज़ाब्तगी किया है, कोई किक बैक लिया है, तो कुछ चीज है तो मेरे सामने लाई जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो आपके जो है बिजनेस के हवाले से उसके हवाले से पूछ रहे हैं। भाई बाहर तो आप बात कर रहे हो कि करप्शन की या ये बेज़ाब्तगियों की, और अंदर जो है वो कारोबार का पूछा जा रहा है। अगर आप 70 साल का कारोबार आप पूछोगे तो मुझे ये बताएं कि कुछ 10 साल पुराना बिजनेस करने वाला हो, वो भी आपको पूरा तफसील से, डिटेल से शायद उस तरह ना बता सके जो आप तो कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद नहीं, मगर आप अपने कायद से तो उम्मीद रख रहे हो। उन्होंने मियां साहब खुद ही कहा था पाई पाई का हिसाब, भाई पाई का एक जो जब वो खुद कह रहे हैं मियां साहब पाई पाई का हिसाब है, तो आप फिर 10 साल की या 15 साल की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात नहीं कर, मैं आज अब बात करता हूँ उनकी। मैं ये कहता हूं कि उनके पास जो हिसाब था वो उन्होंने दिया। अच्छा ठीक। मगर आज अगर आप कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ को क्यों बुलाया गया, या हम कहते हैं कि क्यों बुलाया गया, मैं ये कह रहा हूं हैरान कौन है आपके लिए? ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तवक्को नहीं कर रहे। लेकिन शायद मेरे लिए हैरान कौन नहीं है, इसलिए कि एक मुतनाज़ा JIT बनती जा रही है जो, और जो पिछले काफी दिनों से जो कुछ वो कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका यहां तक भी जाना शायद इससे भी आगे चले जाएं। ये उनके से तवक्को रखी जा सकती थी। अच्छा। मगर मैं ये कहूंगा, आज भी ये कहूंगा
कि खुदा के लिए ये नहीं होना चाहिए इस पाकिस्तान में कि परवेज मुशर्रफ और चीफ जस्टिस साबिक जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके बेटे के लिए कानून इंसाफ कोई और, जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए इंसाफ कानून और, अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। मैं इधर आता हूँ। शैला साहब, आज आसिफ अली जरदारी ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो इब्तिदा है, मुस्लिम लीग नून तो कह रही है बड़ा जुल्म हो गया, तो आप लोग अभी समझते हैं कि अभी इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है? अभी देखिए, जो जी शैला साहबा, अच्छा मेरा ख्याल है शैला साहबा की आवाज जो है वो अभी लिंक फ्रीज हो गया है, शायद आवाज ठीक नहीं आ रही। अली, ये जो तफ्तीशी तरीकाकार पर जो तहफुजात इन्हें कह लें, एतराजात इन्हें कह लें, अब क्या आप इनको किस तरह से देखते हैं? मुस्लिम लीग नून के जो एतराजात हैं, को वजन लगता है जितने जो एतराजात हैं जो ये कहते हैं कि इनका तरीकाकार जो है वो तफ्तीश का वो ठीक नहीं है? देखिए रहमान नजर साहब, मैं आपको ये कहूंगा कि कानून से वाला कोई भी नहीं है, मुल्क पाकिस्तान से अहम कोई भी नहीं है, चाहे वो कौन कोई भी हो। जिस तरह भी मियां साहब ने अर्ज किया ना, उन्होंने कहा कि कोई इम्तियाजी सलूक रवा ना रखा जाए, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए स्टेट की तरफ से। जिस तरह जो फैसिलिटीज और जिस तरीके से आपने चीख पुकार की हुसैन नवाज पे, उसी तरह आपकी तरफ से चीख पुकार आनी चाहिए जमशेद दस्ती के साथ भी। वो हमारे को MNA है, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका सिर्फ गुनाह ये है, गरीब आदमी का बेटा है बेचारा, और उससे गुनाह ये हो गया कि न सिर्फ ये कि गरीब आदमी का बेटा है, वो गलती से MNA भी बन गया, गुनाह कर दिया ना उसने। फिर उसने उससे बड़ा गुनाह ये कर दिया कि कौमी असेंबली में मियां साहब के सामने नारे लगा दिए, तो उसको इसकी सजा मिल रही है। तो उस पर अच्छा है कि लाहौर की चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया है या नोटिस ले लिया है। अफसोस की बात यह है कि ये सो मोटो जो है वो तब लिया गया जब उस बेचारे के साथ जिस तरह हुआ है, क्योंकि वो तो रमजान से पाबंद सलासिल है। क्या हम सब इससे बेखबर थे कि उसको वकीलों तक को मिलने नहीं दिया जा रहा था? तो ये अच्छा है कि सो मोटो ले लिया गया ताकि उनका तशक्की हो। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, देखें, ठीक, अगर इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होती है तो उसमें हम सब लोगों का फायदा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस उसमें चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने JIG बनाई है, उसमें जो मुनासिब समझते हैं लोगों को बुला रहे हैं। अब देखिए, मुनासिब और आईनी तरीका क्या है? अगर आपको जो भी एतराज है तो वो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने ना कि ये JIG के खिलाफ हमारा ये एतराज है, उसको सुनेगी भी सुप्रीम कोर्ट, फैसला भी उस पर सुप्रीम कोर्ट ही देगी। अब मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने एतराजात के साथ चले गए सुप्रीम कोर्ट ने आपके एतराजात सुने और उसको रद्द कर दिया, तो आप कहते हैं कि आप इदारों को मानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको फैसला सुना दिया, आप उसको माने। अगर आप ये समझते हैं, अच्छा, मगर आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। शैला साहब जरा फिर से साथ है। शैला साहब, मैंने वही आसिफ अली जरदारी साहब के बयान का हवाला दिया, मैंने कहा आज जो है वो उनका ये कहना था कि अभी तो इनके साथ जो है वो कुछ हुआ नहीं, इब्तिदा है। अब क्या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ? मुझसे बात कर रहे हैं? जी 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 शैला साहब। हेलो, देखिए बात जी ये शैला है साहब, जब से ये पैनमा का शुरू हुआ है सिलसिला, और नवाज शरीफ साहब उसूलन तो इनको असेंबली में ही सादा मनी ट्रेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत यहाँ तक खुद आई कि ग्रेड 19 के लोगों के आगे इन्हें पेश होना पड़ रहा है। तो उस वक्त से एक टॉपिक बनाया हुआ है कि जनाब शरीफ खानदान तो पेश हो रहा है, ये हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है। भाई एंजॉय भी तो आप सब मिलकर ही कर रहे थे ना। अब अगर आपको पेश होना पड़ रहा है तो इसमें अच्छा, कौन सी ऐसी बात है? कानून को आप फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इतना शोर कैसा, मार्शल्लाह दौर को तो छोड़ दें, खैर उसमें भी आप ज़िया की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन जब जमहूरी दौर था और आपका ज़माना था, आप वज़ीर आज़म थे, आपने 2 मरतबा जो वज़ीर आज़म रही उनको कैसे आपने पेशियाँ उनकी भुगतवाते थे, कैसे उनकी आपने ख़ानदानी जायदाद जो थी वो फ्रीज कर दी थी, कैसे आप जजेस को हुक्म देते थे, कैसे आप ज़बान काटते थे, कैसे वो फजूल किस्म के केस BMW और ब्लैक प्रिंस केस और ये सारे केसेस आपने बना के 11.5 साल एक आदमी को
जेल में रखा। चलें वो तो और वो था, आपने तो छोटे कारकुनों को, मुझ जैसों को नहीं छोड़ा। मुझे आपने डबल मर्डर केस, मेरे ऊपर वेपन सप्लाई केस, 1 महीना CIA सेंटर में, 27 दिन 1 महीना ही होते हैं, 4.5 महीने जेल। तो आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसमें इतना चीखो पुकार कैसी, मजलूम बनने की ख्वाहिश कैसी? ठीक, क्यों जी मियां साहब? तो क्या हुआ? ये जो शैला साहबा ने तो एक लंबी लिस्ट है वो दे दी है, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें तो होती रही हैं, इसमें कौन सी ऐसी कोई इन्होंने बात है। और अगर मुकाबला करें तो आपके साथ तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं अभी हुआ। देखिए, मैं शैला बीबी की खिदमत में भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये मसला ये नहीं है कि मैं कितने माह जेल में रहा, शैला बीबी कितने माह जेल में रही, किसको कितने साल जेल में रखा गया। मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले अदवार को या पिछले माजी को देखने की बजाय आगे देखना चाहिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान जब जब स्टेबल होने की तरफ आया, जब जब पाकिस्तान में तरक्की का पहिया चलना शुरू हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हुई, क्या हम उनका हिस्सा बने रहेंगे या उनको रोकने के लिए? सिर्फ आपके खिलाफ ही हो रही है या उनके खिलाफ भी होती रही है? मैं सिर्फ जमहूरी हुकूमतें तो उनकी भी आई है। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था पहले, जब मैंने ये नवाज शरीफ का नाम लिया, मैंने जुल्फकार अली भुट्टो का भी नाम लिया है। अच्छा। मैंने ये मैं ये कहता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो केस बनाया गया और जिस तरह सजा दी गई वो मुनासिब नहीं था, वो गलत था। और अगर वो गलत था तो आज भी उस तरह का गलत होएगा तो क्या आप समझेंगे कि ये ठीक है, मुनासिब है? चलें ब्रेक के बाद वापस आते ना तो फिर पूछते हैं कि ये जो हालात का मुवाज़ना है, ये कंपैरिजन ही गलत है। देखिए, ये कंपैरिजन ही गलत है। चले, जुल्फकार अली भुट्टो पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। जुल्फकार अली ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। JIT के हवाले से जो हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के, क्या उनमें कोई वजन है, इस पर बात हो रही है। शैला रज़ा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बिया जावेद लतीफ़ साहब ने कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा ये वही हालात हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में थे और ये उसी तरह का केस है। मैं आप कुछ इस पर कमेंट करना चाह रही थी, जरा बात कर लें, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, इस पे मैं क्या, सभी करेंगे। और अगर आप दामाद साहब की गुफ्तगू देखें तो उन्होंने एटॉमिक पावर, सब जानते हैं कि फरवरी 1976 में जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि ये मुल्क अब एक एटमी ताकत बन गया है। जब भी तो बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जब भी तो आपने ब्लास्ट किया और आपने तो हिम्मत भी नहीं थी, आदमी ने करवाया, तो वो उन्होंने ये सेहरा भी इनको पहना दिया। तो जुल्फकार अली भुट्टो को तो जब एटॉमिक पावर बनाया था मुल्क को, तो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि मैं आपको हॉरेबल एग्जाम्पल बना दूंगा। और फिर ज़ियाउल हक को जिस तरह मोहरा बना के और जो कुछ किया गया, और वो समझते थे कि वो जिस इरादे से अफगानिस्तान में उतर रहे हैं, ये जुल्फकार अली भुट्टो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ होगा। तो वो एक अलग हालात थे। ये आपका वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैंडल में नाम आया है, जो कि ऑफशोर इलीगल नहीं है। ऑफशोर इलीगल नहीं है, आपसे सिर्फ हिसाब पूछा था, जो आपने इतना लंबा कर दिया कि आपको यहाँ होना पड़ा। और फिर उस पे रोना कि जी हम सबको बुलाया जा रहा है। तो आप भी तो ये कर रहे हैं ना कि दादा ने पोतों को दिया, पोतों ने अब्बा को दिया, अब्बा ने बेटी को दिया, बेटी ने भाइयों को दिया, तो फिर बुलाना तो सबको ही पड़ेगा ना। अब जो अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं सिर्फ इरफान कादिर साहब, लेकिन मैं जो बीबी ने कहा है ना, मुझे एक जवाब दे लें। मैं 1 मिनट आता हूं। अच्छा, मैं राइट, इरफान कादिर साहब मुझे एक चीज जरा बताइए, मैं अली 1 मिनट दीजिएगा। इरफान कादिर साहब, ये JIT जो रिपोर्ट पेश करेगी, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि इस हवाले से भी बहुत बात की जा रही है। क्या ये चालान होगा या फिर ये सेक्शन 173 हो जो CRPC का हवाला दिया जा रहा है, इसकी हैसियत वो होगी या उससे बढ़कर होगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसे बनाया। कानूनी राय आपकी इस पर क्या है, इसकी कानूनी हैसियत से हवाले से? मैंने जी बहुत कोशिश की है कि मैं किसी तरह से इस JIT की रिपोर्ट को लॉ के साथ रिकंसाइल कर सकूं। बावजूद मेरी तमाम कोशिशों के मैं इसको रिकंसाइल लॉ के साथ समहाउ नहीं कर सका, और मेरे नज़दीक लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसके तहत कि ये JIT बने।
और अगर आपको याद होगा तो पीटीआई के अपने वकील साहब जो है नईम बुखारी साहब, जब वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने, जब वो ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस थे, तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से कोई कमीशन बन जाए। तो पीटीआई का अपना स्टैंड ये था उस वक्त कि हम बॉयकॉट करेंगे अगर कोई कमीशन बना। कमीशन के तो बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट पास्ट में नज़र आते हैं जहां उन्होंने कमीशंस बनाए, उसके नज़ीर भी हैं, उसके प्रेसिडेंट्स भी हैं। उस पर भी पीटीआई ने बड़े स्ट्रांगली ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इतनी वीक फुटिंग में था कि जज साहिबान फौरन इस चीज़ से घबरा गए और उन्होंने बिल्कुल कमीशन की तरफ आने का सोचा भी नहीं। तो कमीशन से भी ज़्यादा कमज़ोर ये जेआईटी थी, और क्योंकि इस जेआईटी की तो कोई नज़ीर भी नहीं है माजी में भी। अगर आप तमाम केसेस उठा के देखें, इवन केस लॉ भी देखें, तो क्या माजी के जजेस अगर इरफान कादिर साहब जेआईटीज बनती रही हैं, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कराची में हमने देखा, कराची ऑपरेशन के दौरान मुतादिद जो जेआईटीज बनी उनकी रिपोर्ट्स भी फिर हमने देखी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। 184(3) के तहत देखें, जीआईटी का इख्तियार कानून में तो दिया गया है, मुख्तलिफ इदारों को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जीआईटी बनाने का इख्तियार नहीं दिया गया। और ये जो 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने ये जीआईटी बना दी है, इनके बारे में तो जो 2 सीनियर जज साहब हैं, उनमें से एक जज साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि ये तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक लेमैन भी ये चीज समझ सकता है सारी इन फैक्ट से कि इसका मंतकी अंजाम इस केस का क्या होना चाहिए। तो उन जज साहब के मुताबिक तो ये जो 3 जज साहिबान हैं, इनकी जो समझ बूझ है उस पर बहुत शदीद शुबहात उस तरीके से लगता है कि उन्होंने एक्सप्रेस कर दिए हैं। जो सीनियर जज हैं जस्टिस खोसा, तो लिहाजा अगर जस्टिस खोसा एक व्यू रखते हैं एज ए सीनियर जज, और भी जजेस वो दूसरे गुलजार साहब भी ये व्यू रखते हैं, तो मैं तो इससे बहुत पहले का ये व्यू रखता हूं कि ये जीआईटी और ये कमीशन ये सारा ये नहीं बना सकते। और जैसे मैंने कहा कि कमीशन की तो फिर कोई प्रेसिडेंट्स हैं जो कि ना किस प्रेसिडेंट्स है लेकिन हैं, यहां पर तो कोई प्रेसिडेंट भी नहीं था और करीब तरीन इससे अली बात करना चाह रहे थे। अली पहले आप कर ले, फिर मैं मियां साहब की तरफ जाऊंगा। देखिए, 2 बातें यहाँ पे हैं। पहली बात तो ये है कि हमें जितने ऑनरेबल जजेस साहिबान हैं उन पे इस तरह से एस्पिरेशंस उनकी क्रेडिबिलिटी पे और उनकी काबिलियत पे नहीं उठानी चाहिए कि क्या वो काबिल हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर कोई और होगा तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पे जो बात की जाती है वो पीछे अपना एक जहन रख के की जाती है। देखें, जेआईटी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, 184(3) के तहत आईन उनको इख्तियार देता है, नोटिस लेते हैं। पाकिस्तान के किसी भी इदारे को अपने अगर आपको लगता है कुछ नया आएगा, अभी तक सबूत वही आ रहे हैं, दलाइल वही आ रहे हैं, कोई नया जेआईटी क्या किसी नए नतीजे पे पहुंचेगी? हाँ, वो तो बात दूसरी है। देखिए, यहाँ जेआईटी की का जो उनका जो मैंडेट है उसको तो प्रॉपर डिस्कस ही नहीं किया गया कभी टॉक शोज में। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि जेआईटी का काम नहीं था दुनिया में जाके इन्वेस्टिगेट करना, उन्होंने वो नहीं किया। उनका जो बेसिक काम था वो कर रहे हैं। उनका काम ये था कि वो सबूतें जो मियां साहब और उनके वकला सुप्रीम कोर्ट में दे चुके और वो नाकाफी थे, उनको एक एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी दी गई दूसरी कि आप वहां नहीं दे सके, जाके यहां दे आए। वो जाके वहां पे मगर क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई, मगर क्योंकि कहा जा रहा है रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट भी पहले थी, उदैबिया का रिकॉर्ड भी था, टैक्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट्स भी पहले से थी। यहाँ पे जो कंपेयर करने की कोशिश की गई है ना, असल बात जो है, देखें ये बात दूसरी तरफ जारी है। असल बात जो कंपेयर करने की कोशिश की गई यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर हैं नून लीग के आप कंपेयर कर रहे हो अब तो अपना भुट्टो साहब के केस से, ये आप क्या कर रहे हैं? यानी कि आप जमीन को आसमान से मिला रहे हैं। कहां भुट्टो, कहां नवाज शरीफ। वो केस एक डिक्टेटर ने बनाया, उस वक्त मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ नहीं है। दूसरी बात ये है, ठीक है, राइट, उन पे अब क्योंकि मेरे पास जरा टाइम कम है, गाली बनाया गया था। आपके पास पूरा ही अगर आप समझते हैं, देखें रहमान साहब एक सेकंड, मैं बात पूरी कर फिर आपके पास टाइम नहीं रहा, आपको मैं टाइम आपको दूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि केस जाली है, नहीं पहले बड़ी लंबी तकरीर सुन ली, आप दोबारा तकरीर सुन रहे हो। अमेरिका में उसको जो है वहां पे उस पे केस कर दें। देखें, आज नल मार्शल लॉ है। ठीक है, राइट अली, आई गेट योर पॉइंट। मियां साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। मैं एक तो शाला बीबी की पहले बात क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि
इससे नवाज शरीफ साहब से एटमी तजर्बा करवाया गया, ये क्रेडिट इनको दिया गया। मैं बीबी की खिदमत में ये अर्ज करूंगा, शैला बीबी की, कि 96 में जब आपकी सरहदों के साथ इंडियन फौजें लग गई थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास ज़मीनी लंबी जंग लड़ने के लिए वसाइल कम है, तो नीला भट्ट के मकाम पर खड़े होकर 96 में